and welcome to a new episode of Beamcast, where we bring your conversations that inspire thought, creativity, and change. Today, we are honored to have with us Mr. Vyumesh Shukla, a celebrated poet, translator, an essayist, and a theatre director. His words breathe life into emotions we often leave unspoken, and his work continues to shape the world of contemporary Hindi literature and theatre. So, now, sir, let's start with the questions. Banaras is not just a birthplace, it's a state of being. How has Banaras shaped the way you look at life and art? आप अंग्रेजी में पूछेंगी और मैं हिंदी में जवाब हाँ सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. बनारस मेरी हड्डियों में है और बनारस मेरी मातृभूमि है. दुनिया की सारी जगहें किसी न किसी की मातृभूमि है. दुनिया की सारी भाषाएं मातृभाषाएं हैं और जो ये नहीं मानता वो मनुष्यता का शत्रु होता है. बनारस से मैंने मरने की कला सीखी है. और कुछ पता हो या न हो, मुझे ये पक्की खबर है कि मैं मरूंगा यहीं. मेरे पांव में चक्कर है. मैं पूरे ग्लोब पर टहलता हूं और मेरे चलने से बहुत धूल उड़ती है, लेकिन उस धूल पर पानी पड़ेगा तो हमारी गंगा जी का, और मेरी चिता की राख इसी शहर में यहीं मणिकर्णिका घाट के किनारे ठंडी की जाएगी. हो सकता है मैं मर कहीं बाहर जाऊं, मेरे शरीर को यहां ले आया जाए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये शहर मरने से डरता नहीं, मौत के भय की आंख में आंख मिलाकर देखना जानता है. एक संस्कृत श्लोक हमसे कहता आया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मीयते. जहां मरण मंगल है, राख आभूषण, लंगोट, बनारस वाले जिसको लंगोटा कहते हैं, जहां रेशमी वस्त्र की मानिंद कीमती है, ऐसी काशी को किसी मीटर से नापा नहीं जा सकता. यानी एमकेएस वाली जो प्रणाली है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाली, वजन नापना है तो किलोग्राम में नाप लें, औकात, लंबाई, कद नापना है तो मीटर में नाप लें, कितना समय खर्च हुआ सेकंड, मिनट और घंटों में नाप लें. बनारस इन सारी मापों से पार किसी अनंत, अगोचर, अव्यक्त में सांस लेता है. कहना आसान है, लेकिन इसको अपनी रगों पर महसूस करना थोड़ा मुश्किल है. इसके लिए थोड़ा आवारा होना होता है, जो कि मैं हूं. So what you said was absolutely mesmerizing. और हाँ, ये सत्य है, यहाँ बनारस के लोग मौत को सेलिब्रेट करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जीना जानते हैं. अगर हम बनारस की बात करें तो You are a poet, a translator, an essayist, and a theatre director. How do you decide what form an idea wants to take? कुछ कहा नहीं जा सकता. मैं इतनी सारी भूमिकाओं में अलग अलग जगहों पर एक्टिव रहता हूं कि मेरी सभी भूमिकाओं से, जैसे आप वाकिफ हैं, लोग नहीं होते. किसी के लिए मैं सिर्फ थिएटर वाला हूं. मेरे नाटक में जो लाइट लगाने आया है, वेंडर के यहाँ काम करने वाला एक मजदूर, उसको इस बात से क्या मतलब है कि मैं कैसी कविता लिखता हूं. और मेरी कविताओं का जो पाठक है, उसको इस बात से ज्यादा लेना देना नहीं है कि मैं नाटक में क्या कर रहा हूं, या हिंदी का एक एसोसिएशन जो बहुत प्रतिष्ठित और पुराना है, नागरी प्रचारणी सभा, जिसका मैं इन दिनों प्रमुख हूं, वहां मैं हिंदी के पुराने दस्तावेजों, पांडुलिपियों, हस्तलिपियों को रेस्क्यू करने की कैसी, कौन सी और क्या क्या कोशिश कर रहा हूं, इसका उससे जुड़े हुए व्यक्ति के अलावा कोई समझदार नहीं है. इस बात का उससे जुड़े हुए व्यक्ति के अलावा किसी से कोई मतलब भी नहीं. तो जब आप बहुत सारी दुनियाओं में, बहुत सारी दिशाओं में एक साथ चलते हैं, तो आप मानो बहुत सारी दुनियाओं को भी
अपने साथ साथ लेके चलते रहते हैं। तो मेरा अभ्यास है, कोई मुझे कवि मानता है, कोई थिएटर वाला मानता है, कोई अनुवादक मानता है, कोई आलोचक मानता है, कोई गद्यकार मानता है, और मैं सबको अलग अलग जवाब देता हूँ। ज्यादातर लोगों के लिए मैं बनारस का नागरिक, बनारसवादी, बात बात में बनारस की तारीफ करने वाला एक व्यक्ति हूँ। और विचार मुझे कहाँ से मिलते हैं, उस विचार को अमल में लाने की अंतर्दृष्टि कहाँ से मिलती है, ये एक बहुत जटिल सवाल है। कई बार माथा चटवाने से विचार मिलते हैं। परसों एक अतिथि मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने प्राय 3 घंटे तक अपने जीवन की तमाम जरूरी गैर जरूरी कहानियां मुझे सुनाई। मेरे साथी सहकर्मियों को ऐसा लगता रहा कि समय बर्बाद हो रहा है, जो कि हो रहा था, लेकिन मैं उनके अनुभव सुन रहा था। मैं कहीं ना कहीं इस बात से भी परेशान हो जाता हूं कि कहीं मैं बहुत ज्यादा बोल तो नहीं रहा हूं। जब मुझे सुनना चाहिए तब मैं बोलने की कोशिश तो नहीं करने लग रहा हूं। तो सुनने का कोई अवसर मैं गंवाता नहीं। दरअसल इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर गंवाने का अवकाश मेरे पास नहीं है। इतिहास ने, समय ने मेरे ऊपर जैसी और जितनी जिम्मेदारियां दे रखी हैं, उसमें मैं एक टच भी भूल नहीं सकता। अगर किसी ने मुझे प्यार से या हिंसा से छुआ है तो उसका हिसाब भी एक लेखक के तौर पे मेरे पास होना चाहिए। वो सारी गंधें, सीवेज की बदबू से लेके अचार की खुशबू तक, और माँ के माथे में लगे हुए सरसों के तेल से, जाफरान के जर्दे से आने वाली खुशबू तक, उन सारी गंधों का लेखा जोखा मुझे अपने अंतःकरण में रखना है। तो एक लेखक के तौर पे मेरे पास अनुभव करने और याद रखने का बहुत सा काम है। उस काम में जो कुछ एक कमरे में रखा जाता है वो लेखक के काम आता है, और जो कुछ दूसरे कमरे में रखा जाता है वो थिएटर डायरेक्टर के काम आता है। तो मैं दरअसल हबड़ तबड़ में एक रायता बना देता हूँ और सारी चीजों को कायदे से कैटेगराइज नहीं कर पाता। मेरा कैटलॉग बहुत केओटिक है। तो है, क्या किया जाए। तो मैं कहीं से भी कुछ भी बनाने लग जाता हूँ। जैसे कोई लोहे के स्क्रैप से एक असल का सांड बनाने की कोशिश करे, जैसा सांड वाकई इन दिनों वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ है। So it's called as creativity that you have in you. क्रिएटिविटी और पागलपन में बहुत कम फर्क है। अरे son, you have creativity. Like creativity defines you, like literally. And what you said was absolutely true, and it was very nice. मैं ये बात मानूंगा तब जब आप लोग मेरी कविताएं पढ़ेंगे और मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। Yes, sir, absolutely. Our theme today is rooted to rise. When you hear this, what does it stir within you? मेरा शोर जो है वो पाताल तक धंसा हुआ है। मैं रूटेड हूं। रूटेड के लिए एक हिंदी प्रतिशब्द मैंने खोजा है। रूटेड जैसे एक वृक्ष की जड़ों की तरह जमीन के भीतर अवस्थित, तो उसको एक शब्द में कहा जाए तो कहेंगे संस्थापित। ये डिस्प्लेस्ड अर्थात विस्थापित का उल्टा है। स्थापना, उसका अपभ्रंश करके देखा जाए तो थापना। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भगवान शिव की लिंग स्थापना करते हैं रामेश्वर में। रावण पर आक्रमण करने से पहले वह और उनकी सेना, दरअसल सेतुबंध से भी पहले, लंका जाने के लिए कोई पुल नहीं था। राम की सेना ने एक पुल बनाया था। पुल बनाने के ठीक पहले रामेश्वर नाम की जगह पर भगवान राम ने भगवान शिवलिंग की स्थापना की। तो तुलसीदास लिखते हैं, लिंग थापि विधिवत करी पूजा। हमारे यहाँ गाय का गोबर और भैंस का गोबर पाथा जाता है ना, पाथने की एक क्रिया है, तो वो थापने का उल्टा हो गया है। बस जो लोक है, जो जनता है, वो शब्दों को उल्टा पुल्टा करके समझती है।
और वो हम लोग हैं पढ़े लिखे लोग सो कॉल्ड, जो उनको सीधा और तरकीब में और कैटलॉग में रखने की सफल असफल कोशिशें करते हैं। तो थापना पाथना दोनों एक ही शब्द हैं। इन्हीं से बना है संस्थापन, यानी रूटेड। जैसे कोई बहुत पुराना मंदिर किसी बहुत पुरानी गली में किसी बहुत करोड़ों वर्षों से बह रही नदी के किनारे अवस्थित है। मैं वैसे बनारस में रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मनुष्य का स्वभाव है बंजारे की तरह भटकना। तो एक तरफ एक ही जगह रहने की आकांक्षा और दूसरी ओर जगह जगह घूमकर अपनी बात, अपनी आजीविका, अपने होने का औचित्य कमाने की मजबूरी। इन दोनों के बीच में आप मूव करते हैं। लेकिन हम हैं तो बनारस के। घाट की सीढ़ियों पर गिरा हुआ पानी, अब वो पानी साफ हो या किसी के बाथरूम से निकल के आ रहा हो, वो जो इमेजरी है वो है मेरे मन प्राण का असल मूलभूत तत्व। गलियों में लगा हुआ ट्रैफिक जाम, बनारस में सिर्फ सड़कों पे जाम नहीं लगता। जब सड़कें जाम होती हैं तो लोग बलबला के गलियों में भागते हैं बचने के लिए, तो गलियां भी और बुरी तरह से पैक हो जाती हैं। तो वो जो यथार्थ है, रूटेड होने का यथार्थ, रूटेड होने की फैंटेसी से बहुत ज्यादा कड़ा है। ये कह लेना कि बनारस बहुत सुंदर सुंदर है आसान है, लेकिन उस सुंदरता के पारा पारा रूपों को डाइसेक्ट करके देखने की जो इंटेलेक्चुअल सामर्थ्य है, जो आपको यथार्थ के भीतर प्रवेश करने की चुनौती देती रहती है, वो सबके पास नहीं होती। तो ऐसी कोशिश लेकिन एक लेखक के तौर पे, एक सजग जिम्मेदार जागरूक नागरिक के तौर पे करना हर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। मैं वो करता हूं। मैं रूटेड होने की कीमत चुकाता हूं और रूटेड होने का फायदा लेता हूं। दोनों है। So what you said is the immense reality and we can't escape from it. एक कविता कहती है, सहने की जगह है ही कहने की जगह। बनारस मेरे सहने की भी जगह है और कहने की भी जगह है। Which personal challenge shaped you more than any award ever did? अवार्ड से तो कुछ नहीं होता। इतने सारे अवार्ड मिले हैं। अवार्ड देने वालों के लिए मेरे मन में बहुत आभार और कृतज्ञता है, और भीतर ही भीतर मैं चाहता हूं कि मुझे और भी अवार्ड मिले, लेकिन और मैं अवार्ड दूं भी। लेकिन अवार्ड से, प्रशंसाओं से काम नहीं चलता मेरे जैसे व्यक्ति का। मतलब ना, एक खोता है कि आपके माथे पर लगा क्या है, ठंडक पहुंचाने वाला चंदन या चिता की भस्म। कुछ लोगों को जीवन में बहुत शुगर मिलता है, बहुत मीठा मीठा, बहुत अच्छा अच्छा, और कुछ लोगों को वही पसंद भी होता है। मुझे पसंद है, मुझे अवार्ड से ज्यादा चैलेंजेस पसंद है। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा, मैं जैसा तैसा हूं वैसा बनाया, लेकिन बाज दफा मैं अपने माँ बाप को ही अपना प्रतियोगी मानता हूँ। उनका जो कृतित्व है, उन्होंने इस समाज के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए जो कुछ किया है, मैं उनसे ज्यादा करके दिखाऊंगा। मैं उनको देख लूंगा, और मेरा बेटा भी है, मैं उसको भी देख लूंगा, मैं उससे भी ज्यादा करके दिखाऊंगा। तो अपने इर्द गिर्द से पोषण प्राप्त करना और अपने इर्द गिर्द को चैलेंज करते रहना, उसको एक तरह का प्रतिरोध देना, ये दोनों काम मुझे करने हैं। तो मुझे अपने आसपास के माहौल से वो जरूरी धक्का मिलता है जिससे मैं अपनी क्रिएटिविटी में दाखिल होता हूँ। कई बार वो धक्का ईर्ष्या से पैदा होता है, जलन से, अरे इसने कर लिया मैं नहीं कर पाया। और कई बार वो धक्का उनके साथ रहने के सुख से पैदा होता है, अरे यार इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं ये करके दिखाऊंगा। Yes sir. So now let's come to the rapid fire round. So one word for Banaras. मस्त।
मस्त. Sir, a poem of yours that feels closest to your heart. वो सुनाने से पहले मैं एक लाइन सुना दूं. एक नेता थे बनारस के बहुत बड़े. उन्होंने एक बार भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया था. उनका नाम था राजनारायण. उन्होंने एक नारा दिया था एक चुनाव में, भागे रे हवा खराब हो. तो अगर एक लाइन मुझे कहनी हो जो मुझे सबसे अच्छी कविता लगती है तो मैं यही कहूंगा, भागे रे हवा खराब हो. और कविता सुनाने की बात है तो मैं 5-6 पंक्तियों की कविता है, जल्दी से सुना देता हूँ. हाँ सर. मैं अपने बचपन में अपने ममेरे मौसेरे भाइयों को सगा मानता था. मुझे पता नहीं था कि सगा और चचेरा ममेरा मौसेरा अलग अलग होते हैं. तो एक बार कहीं मुझसे लोगों ने पूछा, इसी पर ये कविता है. उस दिन मैं जान गया कि सगे और ममेरे मौसेरे अलग अलग होते हैं. उन लोगों के पूछने से और मेरे जवाब पर उन लोगों के रिएक्शन से. इस पर मैंने एक कविता लिखी है. कविता का नाम है 14 भाई बहन. झेप से पहले परिचय की याद उसी दिन की. कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? मैंने कभी गिना नहीं था, गिनने लगा. अन्नू दीदी, मीनू दीदी, भानु भैया, नीतू दीदी, आशु भैया, मानू भैया, चीनू दीदी, बचानू, गोल्डी, सुग्गू, मज्जन, पिंटू, छोटू, टोनी. तब इतने ही थे. मैं छोटा बोला 14. वे हंसे, जान गए ममेरे मौसेरों को सगा मानने की मेरी निर्दोष गलती. और इस तरह मुझे बताई गई माँ के गर्भ और पिता के वीर्य की अनिवार्यता. Sir, the book you wish you had written. रामचरितमानस. Ramcharitmanas. Amazing. One habit that keeps you grounded. पान खाना. पान पान खाना. खाने के लिए पान की दुकान पे जाना पड़ता है. तरह Yes. तरह का छल प्रपंच, मोहल्ले में किसके यहाँ क्या हुआ सब पता लग जाता है. Sir, the Galias of Banaras has a different kind of vibe and you're eating pan there, so it gives a different aura. और आप एक तरह के जासूस हो जाते हैं. हाँ. अपनी सभ्यता के जासूस. पान वाले से बड़ा जासूस CIA के पास भी नहीं होगा. Yes, sir. So, what do you prefer, theater, stage, or writing desk? कई बार तो दोनों नहीं. मुझे आजकल माइक बहुत पसंद है. माइक के पीछे खड़े होके बनारस की भाषा में गलचौर करना, खूब बोलना, बकर बकर. आजकल ये देश बोलने पर फिदा है. वो कोई भी हो, नेता हो, व्यापारी हो, हीरो. So, everyone has their own thoughts. They have to convey their thoughts to the mass audience बोलना by. चाहिए. हाँ. बोलने से भाषाएं जिंदा रहती हैं. लेकिन बोलते हुए कुछ जरूरी सवाल भी पूछने चाहिए. That's very important. So, what's your mantra to rise? रूट. Root. जड़ों के भीतर प्राण है, जल है, जीवन है. अपनी रूट से अपना प्राण हासिल करो और आसमान तक फैल जाओ. यही है मंत्र मेरा. जो बनारस मुझे देगा उसी में हेर फेर करके, उसी में 2 का 4 का 10 का 50 का गुणा करके मैं दुनिया को लौटाऊंगा. Sir, what? Yes, sir. बनारस और मेरे बीच जो पाइप है उसको खराब नहीं होने दूंगा. जो कनेक्टिविटी है, मैं बनारस की धूल चाट के बड़ा हुआ हूँ, उसे चाटता रहूं. Sir, I want to ask you a personal question. ऐसे ऐसे जानवर हुए हैं, कुछ मेढकों की प्रजातियां ऐसी हुई हैं जो और चीजों के अलावा, छोटे कीड़ों आदि के अलावा, वनस्पतियों के अलावा धूल भी खाते हैं. तो मैं वैसा ही मेढक हूँ बनारस का, धूल खाने वाला और गंगा जी का पानी पीने वाला. Sir, I want to ask you a personal question. What do you think about Hindi literature and the different poets like Kabir Das and Rahim Das? What's your personal opinion on them? क्या बताऊं. एक तो इतने ज्यादा बड़े कवि हैं हिंदी में. एक पूरी आकाश गंगा है, और एक नहीं अनेक आकाश गंगा है. जैसे हमारा सौर मंडल है जिसमें सूरज एक है और 9 ग्रह हैं. वे सभी 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं. चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है. पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, और इन सबको मिला के एक सौर मंडल कहा जाता है.
एक आकाशगंगा में कई सौर मंडल होते हैं और ऐसी ऐसी अनगिनती आकाशगंगाएं हैं। वैसे ही कवि हैं, किसका नाम लो और किसका नाम छोड़ो। मतलब 1000 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास में सरहपा से शुरू करके चंद से आज के कवि तक इतनी तरह तरह की, इतनी जीवन स्थितियों को, इतनी प्राकृतिक स्थितियों को, मनुष्य और प्रकृति के संबंध, मनुष्य और राज्य के संबंध, मनुष्य और सभ्यता के संबंध को व्यक्त करने वाली कविताएं लिखी गई हैं, वो इतनी अच्छी हैं। और जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हमें साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं को भी याद रखना होगा। इतनी महान कविता लिखी गई है, मलयाली से लेके बंगाली तक और उड़िया से लेके मराठी तक, सभी भाषाओं में। भोजपुरी में एक से बढ़ के एक कवि पैदा हुए हैं। अवधी और ब्रज अगर न होती तो हिंदी बनी ही न होती वैसी जैसी वो आज है। अंग्रेजी की कविता, हिंदी के एक कवि हुए हैं कुंवर नारायण, उनकी एक कविता है, वो कहती है कि वो जब अंग्रेजों से नफरत करना चाहते हैं तो उनको शेक्सपियर याद आ जाते हैं। वो जब मुसलमानों से नफरत करना चाहते हैं तो उनको गालिब याद आ जाते हैं। और यूं हर भाषा के कवि को याद कर करके दुनिया भर में वो भाषा बोलने वाले लोगों के प्रति उनके मन में प्यार ही उमड़ता रहता है। तो अगर इस कायनात से हमको प्यार करना है तो शायद उसके पहले हमको कविता से प्यार करना हो। सर, मैंने भी अपने स्कूल की किताबों में एक कविता पढ़ी है जो कि रहीम जी ने शायद लिखी है। उन्होंने कहा था अपनी रहीम के दोहे में उनकी एक पंक्ति थी जो मैंने पढ़ी थी, वो था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल सही। लेकिन इस पंक्ति का बहुत गहरा महत्व है हमारी आम जिंदगी में। ये पंक्ति हमें रिश्तों के महत्व के बारे में बताती है। तो आप मतलब क्या समझते हैं रिश्तों से, कि आजकल के समाज में जैसे कुछ लोग होते हैं जो रिश्तों की अहमियतों को समझते हैं और कुछ होते हैं जो रिश्तों की अहमियतों को नहीं समझते हैं, तो आपका क्या विचार है उस पर? अव्वल तो आपने बहुत प्यारी कविता को बहुत कायदे से याद किया। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ और दूसरे आपके अध्यापकों का, आपके आसपास जो माहौल है आपकी शिक्षण संस्था में, उसके लिए बहुत सराहना का और बहुत कृतज्ञता का भाव है मेरे मन में। दूसरी बात, मैं इस कविता के बारे में तुमको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि एक सीधे सादे सार्थक वाक्य में कितनी असीम व्यंजना होती है। रहीमन धागा प्यार का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े गांठ ही पड़ी जाए। अब ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी के बहुत करीब पढ़ने वाला, हिंदी के पहले का कोई रूप है। ब्रज और अवधी का मिक्स या सिर्फ ब्रज, लेकिन कितना ज्यादा समझ में आ रहा है। इसकी सरलता, इसने फालतू फंड के गहने नहीं पहने हुए, इसलिए 400, 500, 450 साल बाद भी इस कविता के कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बड़ी बात जो 450 साल पहले कही गई थी, एक ऐसी दुनिया में जहां पर हम आमने सामने मिल के भी अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पा रहे हैं, एक कवि जो है 450 साल पहले की एक इंसाइट हम तक कितनी आसानी से कम्युनिकेट कर ले रहा है। यह है कविता की ताकत। और कविता की दूसरी ताकत यह है कि उसके भीतर जो ह्यूमन वैल्यू है वो हमको आज अपने मानवीय संबंधों के बारे में सोचने पर विवश कर रही है। देखिए, आप दूसरों की परवाह बहुत देर तक नहीं कर सकते। अगर कोई अपनी ओर से धागा चटका के तोड़ दे रहा है तो आप क्या करें? आप अपनी ओर से कोई धागा ना तोड़ें, आपसे कोई चीज ज्यादा खींच ना जाए, कोई डोर बहुत तन न जाए, इसकी कोशिश आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, हम लोग कर सकते हैं। तो हमको अपनी ओर से अच्छा अच्छा करते जाना है। इस बात की परवाह होती तो है कि सामने वाला कैसा है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं देना है। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। जैसे कि हमारे आज की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो हमारे सामने तो बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं,
लेकिन पीठ पीछे वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, वो क्या बोलते होंगे, हमें कुछ नहीं पता। वो एक मीठी छुरी की तरह होते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि क्या आपके ज़िंदगी में क्या कभी ऐसे लोग आए, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त कभी आए? पता नहीं, मेरे चित्त के भूगोल में वो ही नहीं है। मेरा अपना काम, मेरा अपना पैशन, मेरी व्यस्तताएं, मेरे सरोकार, मेरी अपनी चिंताएं जो काम से पैदा हुई हैं, उसने ही मेरे जहन में, मेरी जिंदगी में सारी जगह घेर ली है। तो मैं उनको क्या याद करूं? तमाम सारे कीड़े जो है वो भी प्रार्थना किया करते हैं, उनकी आवाज हमें नहीं सुनाई देती, गाली गलौज भी करते होंगे। तो उन आवाजों को नहीं सुनना चाहिए जिसके सुने बिना हमारा काम चल रहा है। ऐसी चीजों की उपेक्षा कर देने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और बहुत आनंद है ऐसा करने में। सर, मुझे लगता है कि वो जो भी हमारे बारे में कहते हैं, हमें उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना ये चाहिए। भी किया जा सकता है, और एक सकारात्मक चुनौती मान के हमको अपने काम से उत्तर दिया जाए। जैसा संस्कृत का एक पद कहता है, केवल क्रियाम उत्तरम, उत्तर तो क्रिया में है। So, sir, this is the end of the questions. Thank you so much for donating your precious time to Sunbeam School, Sarnath. शुक्रिया सनबीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। Thank you so much, sir. Thank you.